हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ कैट जी। बच्चों, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे E2 रिएक्शन और उसमें हम लोग चर्चा करेंगे E2 के रिजियो सेलेक्टिविटी का और उसके स्टीरियो केमिस्ट्री का। ठीक है, देखा जाए E2 रिएक्शन का रिजियो सेलेक्टिविटी यानी कि जो एल्कीन में बनने वाला डबल बॉन्ड है वो किस पोजीशन पे बनेगा, इसकी चर्चा की जाए। तो रिजियो सेलेक्टिविटी E2 रिएक्शन का है कि इट गिव्स सेडजेफ प्रोडक्ट। ठीक है, सेडजेफ प्रोडक्ट का मतलब है मोर स्टेबल एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। देखा जाए एक क्वेश्चन के थ्रू इस बात को, अगर ये मेरा एल्किल हैलाइड है जिसपे मैं E2 रिएक्शन करा रहा हूं, तो ये देखिए लिविंग ग्रुप है ब्रोमीन, ठीक है, जो कि Br माइनस की तरह बाहर जाएगा। जिस कार्बन से ये लगा हुआ है वो है अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन के एडजेसेंट कार्बन कहलाएगा बीटा कार्बन। सो दिस इज बीटा एंड दिस इज ऑल्सो बीटा। ठीक है, इसको मैं कहता हूं लेट्स से बीटा 1, दिस आई विल कॉल एज बीटा 2, और इसको बीटा 3 कहने का कोई फायदा नहीं क्योंकि बीटा 2 बीटा 3 एक ही जैसी चीज है, तो इसको भी बीटा 2 ही कहा जाए। हाइड्रोजन कहां से निकल सकता है, तो एक हाइड्रोजन ये बीटा 1, ठीक है, बीटा 1 कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड हम तोड़ सकते हैं या हम हाइड्रोजन यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है, बीटा 2 पोजीशन से। अब अगर मैंने बीटा 1 पोजीशन से निकाला तो मुझे ये एल्कीन प्रोडक्ट मिलेगा, और अगर मैंने बीटा 2 पोजीशन से निकाला होता तो मुझे ये एल्कीन प्रोडक्ट मिलता। सेडजेफ रूल क्या कहता है कि आप मोर स्टेबल एल्कीन बनाएं। मोर स्टेबल एल्कीन कौन सा होगा, जो कि ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड हो, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन जाते हो। एल्कीन में अल्फा हाइड्रोजन कैसे देखा जाता है, तो ये दोनों sp2 कार्बन देख लीजिए, ये sp2 कार्बन के बगल वाला कार्बन एल्कीन का अल्फा कार्बन कहलाएगा। तो ये है अल्फा पोजीशन, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, sp2 कार्बन के बगल वाला। यहां पे ये दोनों कार्बन sp2 कार्बन है, इनके बगल का कार्बन अल्फा कार्बन, तो ये भी अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन। यहां कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, तो जवाब है 3 + 3 + 3, इट हैज 9 अल्फा हाइड्रोजन। अगर सब्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो दुनिया का हर एक एल्कीन बेसिकली इथीन का डेरिवेटिव है। यहां से आप हाइड्रोजन हटाते जाएंगे, एल्किल ग्रुप लगाते जाएंगे। अगर यहां से यहां आप जाएं तो आपको दिखेगा ये दोनों हाइड्रोजन हटा दिया गया है, और ये 2 हाइड्रोजन हटा देने पे आपके पास 2 वैलेंसी खाली है जहां आपने मिथाइल ग्रुप लगाया है। इस कार्बन को इससे कंपेयर करिए तो दिखाई देगा आपको कि एज इफ एक हाइड्रोजन यहां हटा के आपने मिथाइल ग्रुप लगाया है। इसका मतलब ये वाला एल्कीन को अगर हम लिखें तो हम इसको लिखेंगे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। ठीक है, इसी तरह अगर आप इस एल्कीन की बात करें तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां दिख रहे हैं, 2 यहां, सो इट हैज 5 अल्फा हाइड्रोजन। और अगर सब्स्टिट्यूशन के टर्म्स में बात किया जाए तो यहां पे इस sp2 कार्बन पे तो दोनों हाइड्रोजन एज इट इज हैं, इस कार्बन के दोनों हाइड्रोजन हटा दिया गया, एक जगह मिथाइल और एक जगह इथाइल लगाया गया है। ठीक है, तो एक मिथाइल और एक इथाइल लगाया है आपने, सो दिस विल बी कॉल्ड एज डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। फिर से इस बात को समझाएं, अगर आप इसको डेरिवेटिव देखें इथीन का CH2 डबल बॉन्ड CH2 का, तो बेसिकली आपने क्या किया है, ये दोनों हाइड्रोजन एज इट इज इंटैक्ट है यहां, और इस हाइड्रोजन, इन दोनों हाइड्रोजन को आपने हटा दिया, एक पे मिथाइल और एक पे इथाइल एल्किल ग्रुप आपने लगा दिया, इसीलिए मैं इसको कह रहा हूं डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। इन दोनों एल्कीन में अगर पता करना हो कि कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल है तो आप अल्फा हाइड्रोजन देख लेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू स्टेबिलिटी बताएंगे, और 9 अल्फा हाइड्रोजन के साथ ये एल्कीन मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, और सेडजेफ रूल कहता है कि मोर स्टेबल एल्कीन को ही आप मेजर प्रोडक्ट कहिए। सो दिस इज मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज
माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको आप कहेंगे माइनर, इसको कहेंगे मेजर। ठीक है, तो ये चर्चा हो गई किसकी, E2 रिएक्शन के रिजियो सेलेक्टिविटी की। कुछ और सवाल देखा जाए। सो क्वेश्चन सेज राइट E2 प्रोडक्ट। ठीक है, आपको एक एल्किल हैलाइड दिया है, आपको इसका E2 प्रोडक्ट लिखना है। ये देखिए, ये है लीविंग ग्रुप Cl, जो कि Cl माइनस की तरह बाहर निकलेगा। जहां ये क्लोरीन लगा है उसको आप अल्फा कह लीजिए, और अल्फा के बगल का कार्बन ये बीटा, ये भी बीटा और ये भी बीटा। ठीक है, इसको कहा जाए बीटा 1, दिस इज बीटा 2, और ये भी बीटा 2, क्योंकि ये दोनों एक ही जैसा है। अब आप बताइए कि बीटा 1 से हाइड्रोजन निकालने पे मोर स्टेबल एल्कीन बनेगा या बीटा 2 से निकालने पे। ठीक है, अगर आप बीटा 2 पोजीशन से हाइड्रोजन को हटाएंगे तो आपको ये एल्कीन दिखाई देगा, जो कि एक ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है एल्कीन, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। अल्फा हाइड्रोजन अगर यहां देखा जाए तो दिस इज 2 अल्फा हाइड्रोजन यहां है, 3 यहां है, 2 यहां है, सो दिस हैज 7 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, और अगर आपने बीटा 1 पोजीशन से हटा दिया होता तो आपको ये दिखता, इसमें कितना, 4 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, सो दिस हैज 7 अल्फा हाइड्रोजन एंड दिस वन हैज 4 अल्फा हाइड्रोजन। अगर सब्स्टिट्यूशन के टर्म्स में मैं बात करूं तो ये एल्कीन है डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। ठीक है, कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल होने जा रहा है, ये वाला, सो दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट एंड दिस विल बी माइनर प्रोडक्ट। अच्छा, ये बात बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए कि जब भी आप आंसर लिख रहे होंगे, आप अगर दोनों एल्कीन को बना रहे हैं तो मेजर और माइनर लिखिए। आपको लगता है कि ये बहुत मेहनत का काम है, दोनों कौन बनाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ मेजर को बनाएंगे तो भी काम चलेगा। आप चाहें तो इसको बनाएं ही ना। ठीक है, अगेन कभी गलती से ये मत करिएगा कि सिर्फ माइनर को बना दीजिएगा। आप दोनों बना सकते हैं और मेजर माइनर लिख सकते हैं, ये भी सही आंसर है। आप सिर्फ मेजर बना सकते हैं, ये भी सही आंसर है। सिर्फ माइनर बना दीजिएगा तो वो गलत आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। इस क्वेश्चन में देखिए, अगेन आपने सबसे पहले लिविंग ग्रुप पहचानना है और इस कार्बन को लिख देना है अल्फा, इसके बगल का कार्बन बीटा, बीटा, दिस इज बीटा 1, दिस इज बीटा 2। अब दोनों तरफ से एल्कीन बना के देखिए, देखिए कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल है। अगर आप बीटा 2 पोजीशन से हाइड्रोजन हटा के एल्कीन बनाते तो बट ऑब्वियस है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड दिखता, अल्फा हाइड्रोजन भी 3, 3, 6 और 2, 8 दिखता। लेकिन अगर आप बीटा 1 से हटा देंगे तो वो एल्कीन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, और हाइपर कॉन्जुगेशन के मुकाबले रेजोनेंस एक ज्यादा महत्वपूर्ण, एक ज्यादा ताकतवर फिनोमिना है। तो किसकी बात माननी चाहिए, रेजोनेंस की। और इसीलिए आप कहां से हाइड्रोजन हटाइएगा, बीटा 1 से। सो आंसर विल बी PH CH डबल बॉन्ड CH एंड दिस विल बी आइसोप्रोपाइल। इस पूरे के पूरे ग्रुप को मैंने उठा के एक साथ आइसोप्रोपाइल लिख दिया क्योंकि मेरे पास जगह की कमी थी। दिस विल बी मेजर। क्यों ये मेजर है, क्योंकि यहां ये डबल बॉन्ड रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, यहां ये गलती नहीं करिएगा कि मोर सब्स्टिट्यूटेड बनाइएगा, अल्फा हाइड्रोजन गिन लीजिएगा। रेजोनेंस अगर है तो हाइपर कॉन्जुगेशन की बात मत करिए। ठीक है, आगे चला जाए, बात किया जाए E2 रिएक्शन के स्टीरियो केमिस्ट्री का। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि E2 रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं क्योंकि एंटी पेरिप्लेनर होना जरूरी है हाइड्रोजन का और लिविंग ग्रुप का। ठीक है, और इसी बात को हम सिंपली लिखें कि E2 एक एंटी एलिमिनेशन है। जरा इस बात को हम समझें कि एंटी हम कैसे कह रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के थ्रू इस बात को हम समझते हैं।
यहां देखिए ब्रोमीन जो है वो लगा हुआ है इस कार्बन के साथ, इस कार्बन को आप कहेंगे अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के बगल का कार्बन बीटा कार्बन, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। ठीक है, लेट अस कॉल दिस एज बीटा 1 एंड दिस एज बीटा 2। ठीक है, अब आगे बात किया जाए। अल्फा कार्बन से तो लिविंग ग्रुप Br माइनस निकलने वाला है, हाइड्रोजन कहां से निकलेगा? बीटा 1 से या बीटा 2 से। ठीक है, और साथ ही साथ आपको जानना है कि जहां से भी आप हाइड्रोजन को हटाना चाह रहे हैं, आप ध्यान देंगे कि ये ब्रोमीन और ये वाला हाइड्रोजन ये एक प्लेन में आ जाए, एंटी पेरिप्लेनर हो जाए। तो यहां देखिए वेज पे है ब्रोमीन और यहां डैश पोजीशन पे है हाइड्रोजन। यहां पे तो वेज और डैश दोनों पे ही हाइड्रोजन अवेलेबल है। अगर आप ये ब्रोमीन और ये हाइड्रोजन हटा लें तो डबल बॉन्ड यहां बनेगा, बनने वाला एल्कीन मोर सब्स्टिट्यूटेड, मोर स्टेबल होगा। आप सेडजेफ की बात मान पाएंगे? साथ ही साथ ये ब्रोमीन और ये हाइड्रोजन जरूरी क्या है कि इनको एंटी होना जरूरी है। एक बार हम लोग इसको कन्वर्ट कर लिया जाए न्यूमैन प्रोजेक्शन में और देखा जाए कि क्या ये एंटी हो पाएंगे। तो ये देखिए, ये है अल्फा कार्बन जो कि व्हाइट कलर का है, ये है बीटा 1 जो कि ग्रीन कलर का है। नीचे बने न्यूमैन प्रोजेक्शन में आप इस बात को देखिए कि ये अल्फा और ये बीटा। ठीक है, ब्रोमीन जो है वो यहां पे अप पोजीशन पे है, वेज पे है। यहां देखिए ये ब्रोमीन, क्या आपको दिख रहा है कि ये अप है? ठीक है, इसी तरह बगल के बीटा 1 कार्बन पे, ठीक है, आप देखिए CH3 अप है, ये देखिए ये CH3 अप है और हाइड्रोजन डाउन है। ठीक है, ये वेज पे, ये डैश पे। यहां ब्रोमीन वेज पे और यहां पे एक ब्रोमीन के साथ भी एक हाइड्रोजन होगा जो कि डैश पे है। ठीक है, अब देखा जाए ये ब्रोमीन अगर मैं निकालना चाहता हूं तो जो साथ में निकलने वाला हाइड्रोजन है वो एंटी होना चाहिए। क्या आपको दिख रहा है? ये ब्रोमीन और हाइड्रोजन एक दूसरे के एंटी हो पा रहे हैं, यानी कि आप ये हाइड्रोजन और ये ब्रोमीन निकाल सकते हैं, आप ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो हमने दोनों बातें समझनी है, क्या कि एंटी होना जरूरी है, साथ ही साथ सेडजेफ की बात मानना भी जरूरी है। ठीक है, आगे चला जाए। इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करके देखिए। ठीक है, आप वीडियो पॉज कर लीजिए, यहां पे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। जब आप आंसर निकाल लें फिर आगे प्ले करिएगा। हम डिस्कशन शुरू करते हैं। तो यहां देखिए ये ब्रोमीन जो है वो यहां, ठीक है, डैश पे है, यानी जो हाइड्रोजन आप निकालना चाहते हैं उसको वेज पे होना जरूरी होगा। लेकिन ये अल्फा, ये बीटा 1, ये बीटा 2, ठीक है, यहां जो हाइड्रोजन है वो डैश पे है और यहां हाइड्रोजन वेज पे भी है और डैश पे भी है। ठीक है, ब्रोमीन क्योंकि ये डैश पे है तो जो हाइड्रोजन को आप निकालना चाह रहे हैं उसको वेज पे होना जरूरी है। यहां पे तो हाइड्रोजन वेज पे है ही नहीं, इसका मतलब आप यही हाइड्रोजन हटा सकते हैं सिर्फ। ठीक है, तो बीटा 1 वाला जो हाइड्रोजन है वो एंटी हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, अगर आपको विश्वास ना हो तो आप पिछले क्वेश्चन की तरह इसका भी न्यूमैन प्रोजेक्शन बना के देख लीजिए। ब्रोमीन और ये वाला हाइड्रोजन, ये लोग एंटी पेरिप्लेनर नहीं हो पाएंगे। यही वजह है कि ये हाइड्रोजन नहीं निकल सकता। ठीक है, कौन सा हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा आपको? ये, और इन दोनों में से भी कौन सा, जो कि वेज पे है। एंड प्रोडक्ट विल बी, ठीक है। अब आप मुझसे यहां पूछ सकते हैं कि सर यहां अगर आप स्टीरियो केमिस्ट्री सुनते समझते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक इसको बनाते हैं, तो सेडजेफ रूल तो नहीं फॉलो हो पा रहा है। जवाब है हां, यहां सेडजेफ रूल नहीं फॉलो हो पा रहा है। और इस क्वेश्चन के माध्यम से हम सीखे कि स्टीरियो स्पेसिफिक होना या इसी को कहें कि एंटी एलिमिनेशन होना
ये ज्यादा जरूरी है, दिस इज ऑफ मोर कंसर्न देन सेटजेफ प्रोडक्ट बनाना। ठीक है, वैसे भी अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो सेटजेफ रूल कहता क्या है, अगर एक से ज्यादा एल्कीन पॉसिबल हो तो मोर स्टेबल एल्कीन बनाओ। यहां ये वाला हाइड्रोजन निकाल के इस एल्कीन का फॉर्मेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इस एल्कीन का फॉर्मेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर से समझिए सेटजेफ रूल क्या कहता है, अगर एक से ज्यादा एल्कीन पॉसिबल है उस केस में आपको मोर स्टेबल एल्कीन बनाना है E2 एलिमिनेशन में। यहां ये एल्कीन पॉसिबल है, ये एल्कीन तो पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए जब ये पॉसिबल ही नहीं है तो सेटजेफ रूल किस बात का। लेकिन फिर भी अगर आप इसको इस टर्म में नहीं समझना चाहते, आप समझना चाहते हैं कि हम इसको ऐसे देखें कि नहीं कंपटीशन हो गया, एक स्टीरियो स्पेसिफिक होने में और दूसरा सेटजेफ प्रोडक्ट बनाने में, स्टीरियो केमिस्ट्री में और रीजियो सेलेक्टिविटी में अगर लड़ाई हो गई तो फाइनली जीतेगा कौन? जवाब है जीतेगा स्टीरियो केमिस्ट्री। ठीक है, आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन देखा जाए। इस क्वेश्चन में वापस से देखिए कि लिविंग ग्रुप कौन है। लिविंग ग्रुप है ये क्लोरीन जो कि Cl- की तरह निकलने जा रहा है। ठीक है, अगेन यहां एल्कोहलिक KOH रिएजेंट लिखना भूल गए थे। एल्कोहलिक KOH और हीट क्यों? क्योंकि आपको पता है एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर्ड होता है हायर टेम्परेचर पे। लिविंग ग्रुप कौन है? क्लोरीन जो कि Cl- की तरह बाहर निकलेगा। ठीक है, कौन सा हाइड्रोजन निकल सकता है? हाइड्रोजन बीटा पोजीशन से निकल सकता है, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज ऑल्सो बीटा, बीटा 1 बीटा 2। ठीक है, क्या यहां पे अगर डैश पे Cl है तो क्या यहां वेज पे हाइड्रोजन अवेलेबल है? क्या यहां भी वेज पे हाइड्रोजन अवेलेबल है? जवाब है हां, ये हाइड्रोजन भी निकल सकता है, ये हाइड्रोजन भी निकल सकता है। तो स्टीरियो केमिस्ट्री दोनों को अलाउ करती है। अब सेटजेफ की बात सुनी जाए। ठीक है, अगर यहां से निकालोगे तो लेस स्टेबल एल्कीन बनेगा। सेटजेफ क्या कहते हैं कि मोर स्टेबल एल्कीन बनाओ, और इसीलिए हम मोर स्टेबल एल्कीन बनाएंगे, ये प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, सो दिस विल बी मेजर एंड दिस विल बी माइनर। अगर आप बना ही देते हैं उस केस में इसको हम कहेंगे कि ये वाला माइनर है। ठीक है, तो इसको बना के माइनर लिखना, लेकिन झूठ मूठ का ज्यादा मेहनत क्यों करना, बेसिकली इसको नहीं बनाना है। ठीक है, तो इसको बनाइए ही नहीं, केवल मेजर प्रोडक्ट बनाइए। अगला क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां देखिए Cl यहां वेज पे है, अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज ऑल्सो बीटा, बीटा 1 बीटा 2। क्या बीटा 1 पे हाइड्रोजन अवेलेबल है? जवाब है नहीं, बीटा 1 पे तो हाइड्रोजन ही अवेलेबल नहीं है। तो कहां से हाइड्रोजन निकलेगा? बीटा 2 से, क्योंकि वहीं हाइड्रोजन अवेलेबल ही है। क्या बीटा 2 का हाइड्रोजन इस Cl के एंटी पोजीशन पे आ सकता है? जवाब है हां, ये वेज पे है, ये डैश पे है, आ सकता है। तो ये Cl निकालिए, ये हाइड्रोजन निकालिए और प्रोडक्ट लिख दीजिए। ठीक है, तो यहां दोनों CH3 एज इट इज और ये CH3 यहां। अब ये CH3 का वेज या डैश की बात नहीं होगी क्योंकि ये कार्बन sp2 हो गया है। ठीक है, ये तो इसी प्लेन में आ गया। ठीक बात है। हाँ, इसी क्वेश्चन में अगर मैं मॉडिफिकेशन कर देता, मैं कहता इसको एल्कोहलिक KOH के साथ हीट किया जाए, अब क्या प्रोडक्ट बनेगा? यहां पे क्लोरीन इस बीटा पोजीशन पे तो हाइड्रोजन ही नहीं है, इस बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन तो है लेकिन वो भी वेज पोजीशन पे है, यानी वो एंटी नहीं हो पाएगा, एंटी पेरिप्लेनर नहीं हो पाएगा। तो यहां
एंटी पेरिप्लेनर हो ही नहीं पाएगा, इसीलिए E2 रिएक्शन बहुत कठिन है, हो ही नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी आप कहें कि क्या सिन होने का चांस है? जवाब है हाँ, सिन हो सकता है, लेकिन E2 से बहुत खराब यील्ड आएगा। हम लोग जनरली लिखेंगे नो E2। ठीक है, तो आप अगर कोई एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो उसमें अगर आपको ऑप्शन मिलता है कि नो रिएक्शन, ठीक है, तो नो रिएक्शन विल बी योर प्रिफर्ड आंसर। अगर नो रिएक्शन नहीं दिया है, आपको कुछ न कुछ प्रोडक्ट बनाना ही है, तो फिर आप सिन पेरिप्लेनर एलिमिनेशन करा दीजिएगा, प्रोडक्ट बना दीजिएगा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है आज तक, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा आपसे पूछेगा नहीं जहां आपको सिन पेरिप्लेनर में एलिमिनेशन कराना पड़ जाए E2 में। ठीक है, खासकर 6 साइड के रिंग में। हाँ, 5 साइड या 4 साइड के रिंग में सिन पेरिप्लेनर हो भी सकता है। आगे चला जाए, अगले क्वेश्चन की बात की जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कंपेयर रेट ऑफ E2 रिएक्शन। ठीक है, इसको देखिए, ये सिस है, ये ट्रांस है, दिमाग लगाइए। ठीक है, आप अगर यहां प्रोडक्ट को देखेंगे, E2 मान लीजिए आपने करा ही दिया, तो यहां प्रोडक्ट क्या बनेगा? टर्शरी ब्यूटाइल। और इस वाले में, हाँ, इसमें भी यही प्रोडक्ट बनेगा, तो प्रोडक्ट तो दोनों में सेम बनेगा E2 के बाद। अच्छा, अब कैसे रिएक्टिविटी कंपेयर की जाए? ठीक है, प्रोडक्ट बनने वाला एल्कीन तो सेम है। अब देखा जाए, अब आपको समझना है कि E2 रिएक्शन कैसा होता है, एंटी पेरिप्लेनर। ठीक है, एंटी पेरिप्लेनर। इस बात को समझा जाए, सबसे पहले आप समझिए कि ये साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन का मोस्ट स्टेबल चेयर कॉन्फॉर्मर में चला जाए, ठीक है, तो मोस्ट स्टेबल इसका चेयर कॉन्फॉर्मर देखा जाए। यहां पे देखिए, कार्बन 1 2 3 4 मैंने नंबरिंग किया है, ये IUPAC के हिसाब से नहीं है। IUPAC के हिसाब से करते तो आप, ठीक है, उल्टा तरफ से करते, इसका प्रेफरेंस ज्यादा होता। खैर चलिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो मैं IUPAC के हिसाब से ही कर दूं, वो ज्यादा ठीक रहेगा। 1 2 3 4, ठीक है। यहां पे देखा जाए, टर्शरी ब्यूटाइल एक बल्की ग्रुप है, ठीक है, और वो कहां रहना चाहता है, उसका पूरा मन है कि वो रहे इक्विटोरियल पोजीशन पे। ये बल्की ग्रुप है, ये कहां रहना चाहेगा? इक्विटोरियल पे, न कि एक्सियल पे। ब्रोमीन ये भी इक्विटोरियल पे ही रहना चाहता है, लेकिन अगर दोनों में से एक को ही रख पाए तो आप टर्शरी ब्यूटाइल को रखिएगा इक्विटोरियल पोजीशन पे। तो इसको मैं कह दूं कार्बन 1 और इस वाले को मैं कह दूं कार्बन 4। ठीक है, कार्बन 1 पे देखिए, कार्बन 1 पे टर्शरी ब्यूटाइल को रखना है अप और इक्विटोरियल। ठीक है, अप और इक्विटोरियल, तो 1 इसको कहना बढ़िया होगा। टर्शरी ब्यूटाइल इज अप एंड इक्विटोरियल। यहां पे भी दूसरे केस में टर्शरी ब्यूटाइल ये हो जाएगा अप और इक्विटोरियल। ठीक है, अब यहां पे ब्रोमीन को देखा जाए। ब्रोमीन जो है वो भी कहां है? ब्रोमीन जो है वो अप तो है, पता नहीं इक्विटोरियल है या नहीं। तो ब्रोमीन को अप रहना है यहां, और यहां ब्रोमीन को क्या रहना है? डाउन। ठीक है, तो यहां जो ब्रोमीन है दिस इज अप एंड एक्सियल, यहां ब्रोमीन जो है वो डाउन है और इक्विटोरियल है। ठीक है, अब बात किया जाए, यहां ये ब्रोमीन अप और एक्सियल हो गया, यहां पे एक हाइड्रोजन अवेलेबल है। ठीक है, ये हाइड्रोजन इस ब्रोमीन के साथ एंटी पेरिप्लेनर हो सकता है। ठीक है, एलिमिनेशन हो जाएगा दोनों का, डबल बॉन्ड यहां पे बन जाएगा। यहां पे देखिए ये इक्विटोरियल पोजीशन पे है, यानी इसके जो एंटी पेरिप्लेनर होगा तो ये जो हाइड्रोजन है इसको तो अंदर भागना पड़ेगा, जबकि ये अंदर नहीं जा सकता, ये तो बाहर जा रहा होगा।
ब्रोमीन इधर बाहर आ रहा है तो आपको एंटी कैसे दिखेगा? जब हाइड्रोजन अंदर भाग रहा है और वो तो जगह ही नहीं है, ये तो जगह है ही नहीं। यानी इस पर्टिकुलर, ठीक है, तो इस कॉन्फॉर्मेशन में तो ठीक है E2 एलिमिनेशन हो ही नहीं पाएगा। मुझे अगर E2 एलिमिनेशन कराना है तो मुझे रिंग फ्लिपिंग करानी पड़ेगी। रिंग फ्लिपिंग करा के मैं थोड़ी सी जगह बना लूं, ठीक है, तो ये रिंग फ्लिप कराएंगे हम, ठीक है, और रिंग फ्लिप करा के ये बन जाएगा, ठीक है। ये जो हिस्सा था जो नीचे था अब वो यहां चला गया, ये वाला, ठीक है, यहां चला आया। तो इसका नाम लिख लें फिर से 1 2 3 4, ठीक है। सो नाउ दिस विल लुक लाइक दिस इज 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब 4 पे देखा जाए टर्शरी ब्यूटाइल जो है उसको रहना है किधर, इसको रहना है अप इक्वेटोरियल, और फ्लिपिंग के बाद ये चला जाएगा कहाँ, ये अभी भी रहेगा अप पे, लेकिन ये हो जाएगा कहाँ, इक्वेटोरियल की जगह एक्सियल, ठीक है। तो अच्छा नंबरिंग में थोड़ा इसको फिर से बदल दिया जाए, ये 4 जो है ये यहां होगा। सो दिस इज 4, दिस इज 3, दिस इज 2 एंड दिस विल बी 1, ठीक है। तो 4 पे जो टर्शरी ब्यूटाइल अप था वो अभी भी अप रहेगा, लेकिन इक्वेटोरियल की जगह एक्सियल हो जाएगा। तो 4 पे जो है टर्शरी ब्यूटाइल ये अप तो है और इक्वेटोरियल की जगह अब क्या है, एक्सियल। और कार्बन 1 पे ब्रोमीन जो है वो अभी भी डाउन होगा, लेकिन इक्वेटोरियल की जगह कहां चला जाएगा, एक्सियल। तो ब्रोमीन यहां ये अभी भी डाउन है, लेकिन अब ये एक्सियल है, ठीक है। अब ये ब्रोमीन, ठीक है, और यहां कार्बन 2 पर से हाइड्रोजन ये एंटी पेरिप्लेनर हो पाएंगे और एलिमिनेशन हो जाएगा, यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन देखिए ये जो सेकंड वाला था, ठीक है, ये ट्रांस, इस ट्रांस में E2 एलिमिनेशन कराने के लिए मुझे मोर स्टेबल कॉन्फॉर्मर जिसमें टर्शरी ब्यूटाइल इक्वेटोरियल है उससे कन्वर्ट होके जाना पड़ेगा लेस स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन में जिसमें टर्शरी ब्यूटाइल एक्सियल है, और इसमें एनर्जी लगेगी, इसीलिए इसका रेट धीरे होगा। तो रेट किसका ज्यादा होगा, सिस का, किससे, ट्रांस से, ठीक है। तो ये बात फिर से ध्यान से समझ लीजिए कि एलिमिनेशन कराने के लिए एंटी पेरिप्लेनर होना जरूरी है, खासकर साइक्लोहेक्सेन में। और अगर एंटी पेरिप्लेनर ले जाने के लिए आपको लेस स्टेबल कॉन्फॉर्मर में जाना पड़े फ्रॉम मोर स्टेबल कॉन्फॉर्मर, बल्कि ग्रुप को इक्वेटोरियल से, ये बल्कि ग्रुप को इक्वेटोरियल से कन्वर्ट करना पड़े एक्सियल में, इसका मतलब रेट धीरे होने जा रहा है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन से कंपेयर रेट ऑफ E2 रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ E2 रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। क्यों स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के ये प्रोपोर्शनल है? हमने बात की थी कि ट्रांजिशन स्टेट हैज इंसिपिएंट एल्कीन कैरेक्टर, यानी एल्कीन जैसा दिखना शुरू हो जाता है ट्रांजिशन स्टेट। इसका मतलब अगर बनने वाला एल्कीन स्टेबल है तो ट्रांजिशन स्टेट भी स्टेबल होगा और रेट जो है रिएक्शन का वो तेज होगा, ठीक है। तो यहां जो एल्कीन बनेगा वो कैसा दिखेगा, ऐसा। यहां जो एल्कीन बनेगा ऐसा, यहां जो एल्कीन बनेगा वो ऐसा। यहां जो बनने वाला एल्कीन है वो है बेंजीन, जिसके पास रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है कितना, अप्रोक्सीमेटली 152 किलोजूल पर मोल का। बनने वाला एल्कीन बेंजीन है जो कि एरोमेटिक है, बहुत स्टेबल है,
इसीलिए सबसे ज्यादा इसका ठीक है रेट होगा। यहाँ पे बनने वाला जो एल्कीन है उसमें रेजोनेंस है, ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 किलो जूल पर मोल कहना चाहिए मुझे, ठीक है। और यहां नहीं, यहां तो बनने वाला एल्कीन में रेजोनेंस नहीं है, सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन आपको कुछ दिखाई देगा, ठीक है, और इसीलिए ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, कंपेयर रेट ऑफ E2 रिएक्शन। यहां पे देखिए ये दोनों केस में जो बनने वाला एल्कीन है वो तो सिमिलर है, तो सब में ही आपको प्रोपीन मिलेगा एल्कीन। किस बारे में बात किया जाए फिर, तो E2 को चाहिए गुड लिविंग ग्रुप, जहां लिविंग ग्रुप अच्छा हो वहां से E2 रिएक्शन तेज होगा। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी के बेसिस पे हम ये बता पाएंगे। अगला देखा जाए, यहां तो लिविंग ग्रुप भी सेम है, बनने वाला एल्कीन भी सेम है, यहां कैसे बताया जाए, तो देखिए E2 रिएक्शन में बेस को अल्फा हाइड्रोजन बेस को बीटा हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करना होता है। जितना ज्यादा बीटा हाइड्रोजन उतना ज्यादा स्टैटिकली चांस ज्यादा है बेस के पास बीटा हाइड्रोजन को लेके जाने का। अरे बीटा हाइड्रोजन एक ही होगा तो बेस ले जा पाएगा, इसका चांस कम है। बीटा हाइड्रोजन अगर 15-20 होगा तो ले जा पाएगा, उसका चांस ज्यादा है, ठीक है। 15-20 तो नहीं हो पाएगा बीटा हाइड्रोजन, लेट्स से बीटा हाइड्रोजन ठीक है 8 या 9 है तो उसके पास बेस के पास ज्यादा चांस है, ठीक है। ये ऐसा है जैसे अगर मारुति ने कोई कार सिर्फ एक बनाई तो आप खरीद पाए, इसका चांस कम है। लेकिन अगर मारुति ने वही कार 15-20 लाख ठीक है बनाई है तो आप खरीद पाए, उसका काफी ज्यादा चांस है, ठीक है। सिमिलरली यहां देखा जाए तो यहां बीटा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6, और यहां बीटा हाइड्रोजन कितने हैं, 2। इसीलिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये, क्योंकि यहां 6 बीटा हाइड्रोजन है, ठीक है। बेस के पास स्टैटिकली ज्यादा चांस है कि वो बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये E2 के स्टीरियो केमिस्ट्री पे है। ये जानना चाहता है कि क्या आपको पता है कि E2 जो है वो एंटी एलिमिनेशन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे चेक करना चाहता है कि क्या आप इस बात को पूरी तरह समझ पाए कि E2 एक एंटी एलिमिनेशन है, यानी निकलने वाला लिविंग ग्रुप जो कि यहां कौन है, ब्रोमीन और बीटा हाइड्रोजन, इन दोनों को एंटी होना जरूरी है। तो ब्रोमीन जिस पे लगा है उसको कहें हम अल्फा, ठीक है, और अल्फा के बगल वाला कार्बन बीटा, तो ये है बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन पे ये हाइड्रोजन। तो आपको क्या समझना है कि ये ब्रोमीन और ये हाइड्रोजन को एंटी होना जरूरी है, ठीक है। स्टीरियो केमिस्ट्री में आप पढ़ के आए हैं कि कैसे आप फिशर को कन्वर्ट कर लेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन में, न्यूमैन को कैसे कन्वर्ट कर लेंगे वेज डैश में, या डायरेक्टली कैसे कन्वर्ट कर लेंगे फिशर को वेज डैश में, ठीक है। देखा जाए फिशर में हम एंटी नहीं देख पाएंगे, तो हमें जरूरी है कि या तो हम फिशर को कन्वर्ट कर लें न्यूमैन में या वेज डैश में, ताकि मुझे एंटी जो है वो देखना आसान हो। यहां समझिए कि ब्रोमीन और हाइड्रोजन, तो अल्फा कार्बन पे लगा हुआ ये ब्रोमीन और बीटा कार्बन पे लगा हुआ ये हाइड्रोजन, इसको एंटी होना जरूरी है, और यही दोनों एलिमिनेट होने जा रहे हैं, ये और ये एलिमिनेट होने जा रहे हैं। देखिए जब ये कार्बन टेट्राहीड्रल था तो पीएच ब्रोमीन और हाइड्रोजन के बीच का एंगल कितना था, 120 डिग्री, ये एंगल 120 डिग्री था। अब ब्रोमीन अगर बाहर निकल जाएगा तो सिर्फ बचेगा कौन, पीएच और हाइड्रोजन इस अल्फा कार्बन पे, और इन दोनों को कैसा होना पड़ेगा, 180 डिग्री पे एक दूसरे के साथ। यानी ब्रोमीन के निकलने के बाद ये जो पीएच है वो किस साइड मूव करेगा, तो जवाब है ब्रोमीन की तरफ। इसी तरह ये हाइड्रोजन ये भी मूव करेगा किधर, ब्रोमीन की तरफ। जबकि इधर से ये हाइड्रोजन निकला है, ये CH3 मूव करेगा किधर,
ये निकलने वाले हाइड्रोजन की तरफ, और ये पीएच जो कि बीटा कार्बन पे लगा है वो भी मूव करेगा हाइड्रोजन की तरफ, इस हाइड्रोजन की तरफ जो बीटा कार्बन से एलिमिनेट हो रहा है। तो क्या ये हाइड्रोजन और ये पीएच एक दूसरे के आगे पीछे हो जाएंगे? ये पीएच और ये CH3 एक दूसरे के आगे पीछे हो जाएंगे? क्या आप ये बात समझ पाए? तो अगर आप अल्फा कार्बन को देखें, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनना है क्योंकि एल्कीन प्रोडक्ट बनना है। ठीक है, अल्फा कार्बन पे कौन कौन आपको दिखेगा अब? पीएच और एच, पीएच और एच। ठीक है, और बीटा कार्बन पे कौन कौन बचा है? ये CH3 बचा है और ये पीएच बचा है। तो ये पीएच और ये CH3 यहां बीटा पे बचा है, और ये CH3 को देखिए, क्या ये आगे अल्फा कार्बन वाले पीएच के पीछे दिखाई देगा? यानी CH3 कहां दिखाई देगा? ये अगर आप देखें तो पीएच के पीछे CH3 दिखाई देगा, और यहां पे इस हाइड्रोजन के पीछे ये वाला पीएच दिखाई देगा। तो अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन के पीछे बीटा कार्बन का पीएच दिखाई देगा। ठीक है, क्या आपको प्रोडक्ट मिला? जो प्रोडक्ट मिला, क्या उसमें दोनों जो पीएच थे वो एक दूसरे के ट्रांस हैं? तो क्या आपको ट्रांस एल्कीन मिला प्रोडक्ट? ये बात आप समझ पाए? अगर आप इसी चीज को वेज डैश से देखना चाहते हैं तो देखिए, ये हाइड्रोजन, ठीक है, बीटा कार्बन से, और ये ब्रोमीन अल्फा कार्बन से एलिमिनेट होने जा रहा है। एक देखिए वेज पे है, एक डैश पे है और एक वेज पे है, तो एक दूसरे के एंटी हैं, ये बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, और अगर ऐसा है तो ये पीएच और ये CH3, देखिए अल्फा पे पीएच और बीटा का CH3, पीएच और CH3, ये हाइड्रोजन और ये पीएच, तो अल्फा पे हाइड्रोजन और बीटा पे पीएच, अल्फा पे हाइड्रोजन और बीटा पे पीएच। क्या आप विजुअलाइज कर पाए कि ट्रांस एल्कीन क्यों बना है? ठीक है, तो एक मेथड तो ये होगा कि आप कन्वर्ट कर लें फिशर को न्यूमैन में या फिशर को वेज डैश में, और फिर एंटी एलिमिनेशन कराएं और विजुअलाइज कर पाएं कि आपका प्रोडक्ट कैसे बना है। कुछ बच्चों को ऐसे विजुअलाइजेशन में तकलीफ होती है, वो चाहते हैं कि हम उनको कुछ फॉर्मूला टाइप की चीज बता दें, तो ऐसा मैं कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, कि मैं आपको फॉर्मूले से ये कैसे निकलेगा ये बता दूं। तो अब हम लोग, ये हो गया मेरा मेथड 1, ठीक है, जिसमें हमने क्या किया, यूज किया किसका? हमने यूज किया या तो न्यूमैन का या वेज डैश का। ठीक है, और ये आंसर निकाल लिया। अब अगर आप हमसे सेकंड मेथड सीखना चाहते हैं, एक ऐसा मेथड जिसमें याद करके काम हो जाए, ठीक है, ऐसे देखना ना पड़े। क्यों नहीं देखना पड़े? क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री मैंने मन से नहीं पढ़ा है, स्टीरियो केमिस्ट्री मुझे कम आता है, तो मैं चाहता हूं कि मैं दूसरा मेथड सीखूं, ऐसा मेथड जो कुछ फॉर्मूला टाइप का हो, रट्टा मारो और जिंदाबाद। तो ऐसे लोगों के लिए मेथड 2। मेथड 2 क्या कहता है? सिर्फ आप 2 शब्द याद रखिए। पहला, टैम की कार, ठीक है, और दूसरा ताई की कैट। यहां देखिए, T स्टैंड्स फॉर ट्रांस, ठीक है, ट्रांस, और ट्रांस क्या होगा? एल्कीन, ठीक है। A स्टैंड्स फॉर एंटी एलिमिनेशन, ठीक है, एंटी एलिमिनेशन, एंड M स्टैंड्स फॉर मीजो, ठीक है। और इसी का अगर आप दूसरा रूप देखेंगे तो दिस इज ताई। T स्टैंड्स फॉर ट्रांस, जो कि एल्कीन के बारे में बात कर रहे हैं। A स्टैंड्स फॉर एलिमिनेशन, जो कि E2 एंटी एलिमिनेशन है, एंड E स्टैंड्स फॉर एरिथ्रो, ठीक है। तो जो मीजो है और यहां ये एरिथ्रो है, ठीक है। इसी की तरह अगर ट्रांस की जगह सिस हो गया तो दिस इज सिस एल्कीन। A स्टैंड्स फॉर एंटी
एलिमिनेशन एंड आर स्टैंड्स फॉर रैस्मिक, ठीक है। या इसमें देखा जाए तो सी सिस एल्कीन के बारे में बात कर रहे हैं, ए एंटी एलिमिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, एंड टी स्टैंड्स फॉर 3O, ठीक है। तो यहां या तो रैस्मिक या तो 3O। अब देखिए इस मेथड में आपको क्या बता रहा हूं। अगर आप इसको उल्टा तरफ से पढ़िए, मीजो में से एंटी एलिमिनेशन कराओगे तो ट्रांस एल्कीन मिलेगा, या एरिथ्रो में से एंटी एलिमिनेशन कराएंगे तो ट्रांस एल्कीन मिलेगा। यहां ट्रांस एल्कीन मिला है, इसी को हम एक्सप्लेन करते हैं इससे। ये वाला हिस्सा मिटा लेते हैं क्योंकि इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। देखिए जिसको आपको एलिमिनेट करना है सबसे पहले उसको सर्किल कर लीजिए और ये भूल जाइए इसके अंदर क्या लिखा है, ठीक है। अब ब्रोमीन और हाइड्रोजन ये दोनों तो बाहर निकलने हैं और ये दोनों, इसीलिए मैंने येलो सर्कल कर दिया, दोनों एक जैसे हैं। अब आप देखिए पीएच, अगर ये H और CH3 एक जैसे मैं स्क्वायर बॉक्स में बंद कर दूं तो क्या ये मीजो जैसा दिख रहा है? ये मत ध्यान दीजिएगा इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, ठीक है। ये दोनों स्क्वायर ब्रैकेट, ये दोनों सर्कल और ये दोनों हेड और टेल पे पीएच, क्या ये कुछ मीजो जैसा दिखा? अगर ये आपको मीजो जैसा दिख गया तो आपको समझना है मीजो मेरे पास है, एंटी एलिमिनेशन में करा रहा हूं, ट्रांस मिलेगा। ट्रांस में क्या होगा, ये पीएच अपोजिट तरफ, ये स्क्वायर ब्रैकेट अपोजिट तरफ। ये बात अलग है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हाइड्रोजन और CH3 है नहीं, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट तो अपोजिट तरफ है, ट्रांस है, पीएच ट्रांस है। क्या आपको ये बात समझ में आया? इसी तरह अगर आप इसको समझना चाहते हैं एरिथ्रो से तो भी वही रूल लगाएंगे आप। एरिथ्रो क्या होता है, हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स ऑन द सेम साइड ऑफ वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो ये दोनों सर्किल का प्रायोरिटी, क्योंकि ये तो एलिमिनेट हो रहा है एक जैसा, ये दोनों स्क्वायर ब्रैकेट का प्रायोरिटी एक जैसा, और जो आप मीजो कह रहे थे उसी को आप एरिथ्रो कह के समझ सकते हैं, सेम चीज। ये बात ध्यान रखिएगा कि ये एग्जैक्टली मीजो नहीं है या एग्जैक्टली 3O नहीं है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। अगर आप ये क्वेश्चन समझ गए, ये मेथड समझ गए, ठीक है, तो दिस वाज मेथड 2। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, टैम की कार और ताई की कैट, क्योंकि ये जब हम लोग स्टीरियो स्पेसिफिक में, अभी तो हम एलिमिनेशन कर रहे हैं, कुछ हम लोग स्टीरियो स्पेसिफिक एडिशन भी करेंगे, वहां फिर से ये काम आएगा, ठीक है। तो एडिशन और एलिमिनेशन दोनों एक तरह से, एडिशन करोगे तो क्या होगा भाई, ट्रांस पे एंटी एडिशन विल गिव मीजो, ट्रांस पे एंटी एडिशन मीजो देता है, मीजो में से एंटी एलिमिनेशन ट्रांस एल्कीन दे देता है, ठीक है। तो उसकी चर्चा फिर से किया जाएगा जब स्टीरियो स्पेसिफिक एडिशन पढ़ा जाएगा तब। और एक अंतिम मेथड 3। अब मेथड 3 क्या है? मेथड 3 बेसिकली ये आंसर देख के ही मैं सीधे मेथड बोल देता हूं। क्या कह रहे हैं हम, जब एलिमिनेट होने वाले दोनों चीजें सेम साइड पे हों वर्टिकल लाइन के, एलिमिनेट होने वाले ये दोनों सर्कल, येलो सर्कल सेम साइड पे हों वर्टिकल लाइन पे, वर्टिकल लाइन के, उस केस में क्या होगा, हेड और टेल ट्रांस हो जाएगा, हेड और टेल ट्रांस हो जाएगा। बेसिकली ये आंसर देखा और रूल बना दिया, लिख लीजिए इसको, ठीक है। इफ एलिमिनेटिंग ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ वर्टिकल लाइन, इन दैट केस with anti-elimination, head and tail will be trans to each other in the resulting alkene product. ये है मेथड 3। आपको क्या है, ये 3 मेथड जो हमने पढ़ाए उनमें से कम एक को मास्टर करना है,
और अगर आप एक को अच्छी तरह समझ गए तो बाकी दोनों आप तुरंत ही खुद ही जान जाएंगे। ठीक है, तो मेथड 1 जिसको पता है उसके लिए 2 और 3 निकालना बहुत आसान है, उसको जरूरत भी नहीं है मेथड 2 और मेथड 3 जानने की, लेकिन अगर वो लिखना भी चाहे या समझना भी चाहे तो उसको बहुत आसानी। तो कम से कम एक मेथड पूरा मेहनत करके आप सीख जाइए। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिया जाए, इसको ट्राई किया जाए। हम लोग 3 मेथड हमने सीखे हैं, एक मेथड से कम आप खुद से लगा पाए। सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं मेथड 1 से। ठीक है, मेथड 1 से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये मेरे पास क्वेश्चन है, ये मेरे पास फिशर है, इसको मैं न्यूमैन में कन्वर्ट कर देता हूं। न्यूमैन में कन्वर्ट कर दूंगा तो कैसा दिखेगा, ये देखो, ये जो कार्बन है ये फ्रंट कार्बन, ये जो कार्बन है ये रियर कार्बन। फ्रंट कार्बन पे CH3 यहां, ठीक है, ब्रोमीन जो है वो लेफ्ट साइड और हाइड्रोजन जो है राइट साइड। ये जो CH3 है इसके जस्ट पीछे ये pH दिखाई देगा, क्योंकि फिशर जो है वो एक एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन दिखाता है, तो CH3 के जस्ट पीछे ये pH दिखाई देगा। ठीक है, H के जस्ट पीछे ये CH3 दिखाई देगा और Br के जस्ट पीछे ये वाला हाइड्रोजन दिखाई देगा। ये चीज समझ पाया? अगला चीज क्या करना है, ये देखो Br और H ये तो अभी सिन पेरिप्लेनर है, सिन नहीं करना है, क्या करना है, एंटी। सिन पे से निकालने की कोशिश करिएगा तो ये हायर एनर्जी वाला कॉन्फॉर्मेशन है, एक्लिप्स्ड है, इसको कन्वर्ट कर लीजिए किसमें, स्टैगर्ड में, क्योंकि E2 एलिमिनेशन चाहता है कि ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी ज्यादा हो, उसका एनर्जी कम से कम हो, इसीलिए आप इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। कन्वर्ट करके आपको कैसा दिखाई देगा, फ्रंट को ऐसे ही रहने दीजिए, so this will be CH3, this is Br and this is H। इसको रोटेट कर दीजिए ताकि आपको ये जो H यहां दिख रहा है वो यहां दिखने लगे। ठीक है, तो ये वाला H आ गया यहां पे 180 डिग्री घूम के, ये जो pH है 180 डिग्री घूम के यहां आ गया। ठीक है, और ये जो CH3 है 180 डिग्री घूम के यहां चला गया। ठीक है, यहां तक आप पहुंच पाए। फिशर से आप न्यूमैन में गए जो कि एक्लिप्स्ड था, एक्लिप्स्ड से आप स्टैगर्ड में गए। ठीक है, और अब आप एलिमिनेशन देखिए कैसे हो रहा है, ये ब्रोमीन निकलेगा, ये हाइड्रोजन निकलेगा। जब ये ब्रोमीन निकलेगा तो ये CH3 और ये H भागेंगे किधर, ब्रोमीन की तरफ। ये CH3 और ये pH भागेंगे किसकी तरफ, H की तरफ। ठीक है, क्यों भाग रहे हैं ऐसे, क्योंकि जब तक sp3 था आप ऐसे देख रहे थे तो इनके बीच में एंगल कितना दिख रहा था, 120 डिग्री, और जब एक ग्रुप चला जाएगा तो अब इनके बीच एंगल कितना होना चाहिए, जवाब है 180 डिग्री। ठीक है, और आपको जो एल्कीन मिलेगा वो कैसा दिखेगा, तो देखिए अल्फा कार्बन पे, देखिए अल्फा कार्बन पे कौन है, CH3 है और H है, तो अल्फा कार्बन हम सबसे पहले बना दें, ये है अल्फा, ये है बीटा। अल्फा पे कौन कौन दिखेगा, CH3 और H। अब अल्फा पे जो है और बीटा जो है उसके बीच में डबल बॉन्ड मैंने बना दिया, एल्कीन में ये होना ही है। अब CH3 के पीछे कौन दिखाई देगा, इस CH3 के पीछे ये वाला CH3, बीटा का CH3, और अल्फा के H के पीछे बीटा का pH दिखाई देगा। तो ये हो गया मेथड 1 से आपका जो एल्कीन बना है, और ये एल्कीन कैसा बना है, सिस। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट मेथड 1। मेथड 1 मैंने सीख लिया, मैं इसको डिलीट कर देता हूं। मेथड 1 में मुझे थोड़ी मेहनत लगी, ठीक है, या ये कहें कि हमने प्रैक्टिस कर लिया वापस से। ठीक है, जो हम स्टीरियोकेमिस्ट्री में सीख के आए थे, फिशर से न्यूमैन में जाने का मैंने प्रैक्टिस कर लिया। आप वेजेडैश से भी जा सकते थे, वो भी मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, तो आपका मन है।
अब हम लोग बात किया जाए मेथड 2 का। मेथड 2 क्या कहता है? मेथड 2 कहता है कि आपको जिन दो चीजों को निकालना है, किसको निकालना है? अल्फा से बीआर को निकालना है, ठीक है, और बीटा से, यहां देखो कई सारे बीटा है, ये अगर अल्फा है तो ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, और आपको पता है ये इसको कह दूं मैं बीटा 1 और बीटा 2, तो आपको पता है कौन से निकालेंगे आप? आपको सेटजेफ प्रोडक्ट बनाना है, मोर स्टेबल एल्कीन बनाना है। इस वाले बीटा 1 से निकालना चाहेंगे आप कि बीटा 2 से निकालना चाहेंगे? देखिए फायदा क्या है, अगर आप बीटा 2 से निकालेंगे तो पीएच रिंग के साथ रेजोनेंस हो जाएगा डबल बॉन्ड का, तो इसीलिए जवाब क्या है? बीटा 2 से हाइड्रोजन को निकालिएगा, ये हाइड्रोजन को निकालिएगा, ठीक है। जो दो ग्रुप आपको एलिमिनेट करने हैं उसको आप सर्कल कर लें, ये दोनों जो हैं इनको स्क्वायर बॉक्स में बंद कर दें, ठीक है। और अब बात किया जाए, इन दोनों को सर्कल, ये दोनों स्क्वायर बॉक्स, और अब ये मुझे फिर से किस तरह दिख रहा है? मीजो की तरह। मेरा रूल क्या है? TAM, ठीक है। मीजो अगर मुझे दिख रहा है उसमें से मैं एंटी एलिमिनेशन कर दूं तो मुझे ट्रांस मिलेगा, तो ट्रांस एल्कीन मुझे बनाना है। ट्रांस कैसे दिखेगा? स्क्वायर बॉक्सेस जो हैं वो ट्रांस पे होने चाहिए, ठीक है। ये सर्किल वाले तो बाहर निकल गए, स्क्वायर बॉक्सेस जो हैं वो ट्रांस पे, तो H और CH3 जो इस स्क्वायर बॉक्स के अंदर है वो ट्रांस पे। अब CH3 जिस पे लगा है उसी कार्बन पे पीएच भी लगा है, तो पीएच यहां लिख दें, और ये H जिस पे लगा है उसी पे CH3 लगा है, तो उस CH3 को यहां लिख दें, ठीक है। तो स्क्वायर बॉक्सेस एक दूसरे के ट्रांस पे हैं, ठीक है, लेकिन दोनों CH3 क्या हैं? एक दूसरे के साथ सिस हैं, इसीलिए आप इसको क्या लिखेंगे? सिस एल्कीन। सिस एल्कीन है ये, और अगर आप स्क्वायर बॉक्स की तरह देखते हैं इसको तो दोनों स्क्वायर बॉक्स एक दूसरे के ट्रांस हैं। ये बात समझ में आया? सो दिस वाज मेथड 2। और मेथड 3, मेथड 3 क्या कहता है? मेथड 3 कहता है कि आप जब दोनों एलिमिनेट होने वाले चीजों को एक ही तरफ रखे हैं वर्टिकल लाइन के, तो हेड और टेल, हेड और टेल एक दूसरे के ट्रांस होगा। तो हेड कौन है? CH3, ठीक है, और टेल कौन है? PH। तो ये देखिए, ये है PH और ये है CH3, ये है हेड, ये है टेल। हेड और टेल एक दूसरे के ट्रांस है। तीनों रास्ते आपको एक ही एल्कीन प्रोडक्ट बता रहे हैं, आपके ऊपर है आपको कौन सा रास्ता ज्यादा अच्छा समझ में आया। जो रास्ता ज्यादा अच्छा समझ में आया वैसे सॉल्व कर लो। आप देखोगे मेथड 1 जो है वो आपको पूरा क्वेश्चन, पूरा मॉलिक्यूल को समझने में मदद कर रहा है, लेकिन आंसर लेट आता है। मेथड 2 और मेथड 3, हाँ इनको रटना पड़ेगा लेकिन आंसर बहुत जल्दी आएगा। लेकिन अगर आपने मन से नहीं समझा है तो कंफ्यूजन भी उतना जल्दी होगा, ठीक है। हमारा बस इतना ही कहना है कि कोई एक रास्ता आप प्रैक्टिस करके परफेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10। इसमें आपने जो सीखा उसको अप्लाई करने की कोशिश करिए। यहां देखिए, सबसे पहले अल्फा कार्बन को पहचानिए। अल्फा कार्बन वो जिसके पास लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप कौन है? ब्रोमीन। तो लिविंग ग्रुप आप अगर पहचान गए तो आप अल्फा कार्बन पहचान गए। अल्फा पहचान गए तो बीटा पहचानिए, ये बीटा 1 और ये बीटा 2। आपको पता है कहां से हाइड्रोजन हटाएंगे तो मोर स्टेबल एल्कीन मिलेगा। मोर स्टेबल एल्कीन जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन हो, जो कि ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड हो, क्योंकि आपको बनाना क्या है? मेजर प्रोडक्ट तो सेटजेफ प्रोडक्ट ही बनना है, ठीक है। और इससे मुझे पता चल गया कि आई विल चूज बीटा 1, यहां से हाइड्रोजन निकालेंगे, बीटा 2 से हाइड्रोजन नहीं निकालेंगे, तो इसको काट दिया जाए। एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि हाइड्रोजन कहां से निकलेगा तो उस हाइड्रोजन को मार्क कर लीजिए, ठीक है। मेथड 2 से हम इस बार पहले करके आपको दिखाते हैं। इन लोगों को स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर लीजिए। अब देखिए
सर्किल अपोजिट तरफ, ये स्क्वायर ब्रैकेट अपोजिट तरफ। क्या ये आपको रेशमिक जैसा कुछ कुछ नजर आने लगा? ये मत देखिएगा इस सर्कल के अंदर क्या है, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या है, नहीं, ये देख लेंगे तब तो बात बिगड़ जाएगी। ठीक है, अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट की तरह इसको देखेंगे, इसको सर्किल की तरह देखेंगे, तो क्या ये रेशमिक दिखेगा? और आपको याद आएगा रूल CAR, इट सेज रेशमिक में से एंटी एलिमिनेशन कर दो, सिस मिल जाएगा। ठीक है, तो रेशमिक मुझे दिख रहा है, एंटी एलिमिनेशन मुझे करना ही है क्योंकि E2 है, और मुझे क्या बनाना है? सिस। अब जो सिस बनेगा उसमें देखो अल्फा और बीटा कार्बन। सिस बनाने का मतलब जो दोनों स्क्वायर ब्रैकेट हैं उनको सिस रखना है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या है अब उसको लिख लिया जाए। तो अल्फा कार्बन पे कौन है? हाइड्रोजन और मिथाइल, हाइड्रोजन और मिथाइल। बीटा कार्बन पे कौन है? मिथाइल और इथाइल, इथाइल और मिथाइल। ठीक है, आप देखिए ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने बंद किया है हाइड्रोजन और इथाइल, इसको मैंने कहां रखा है? सिस पे। ये समझ में आया? अब रिजल्टिंग एल्कीन में देखिए, ये दोनों मिथाइल भी इधर है, यानी ये क्या बना है? सिस एल्कीन बना है। ठीक बात है। तो ये है मेरा मेथड 2। मेथड 1 से अगर मैं करूं लंबा रास्ता, ठीक है, तो इसको मेथड 1 से बना के देखा जाए, कन्वर्ट करके फिशर से। फिशर से इसको कन्वर्ट करके देखा जाए, सो दिस विल लुक लाइक, ये है मिथाइल, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज इथाइल, और पीछे के कार्बन पे ये वाला मिथाइल, इथाइल के साथ ये ब्रोमीन, ठीक है, और इधर ये हाइड्रोजन। अगेन आपको ये ब्रोमीन और ये वाला हाइड्रोजन इसको एंटी करना है। ठीक है, यानी मुझे ये अल्फा कार्बन को हम लोग रोटेट कर लिया जाए जिसपे ब्रोमीन है। सो दिस विल लुक लाइक, आगे के कार्बन को, फ्रंट कार्बन को मैं एज इट इज रहने देता हूं। ये हाइड्रोजन जो निकलने वाला है इथाइल, इसको रोटेट कर लिया मैंने। ये ब्रोमीन है जो कि बाहर जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, ये मिथाइल और ये इथाइल इस हाइड्रोजन की तरफ भागेंगे, ये हाइड्रोजन इधर, ये मिथाइल इधर। तो क्या दोनों मिथाइल एक दूसरे के आगे पीछे हो गए और इथाइल के पीछे हाइड्रोजन चला गया? क्या आपको वापस से यही आंसर दिखने लगा? ये चीज क्लियर हो गया आपको? यही आंसर आपको वापस से मिल गया। ठीक है, तो दिस वाज मेथड 1। और अब मेथड 3 की बात कह लें। मेथड 3 ये कहेगा यहां पे कि अगर निकलने वाले ग्रुप वर्टिकल लाइन के अपोजिट तरफ हैं, निकलने वाले ग्रुप वर्टिकल लाइन के अपोजिट तरफ हैं, तो हेड और टेल इस बार सिस हो जाएगा। ठीक है, तो हेड और टेल इस बार सिस दिखाई देगा। ठीक है, हेड टेल मैंने गलत लिख दिया, हेड ये वाला कार्बन है जिसपे इथाइल है, तो हेड और टेल इस बार सिस दिखाई देगा। तो मेथड 3 का सेकेंड पार्ट लिख लीजिए। इफ ग्रुप्स टू बी एलिमिनेटेड आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ वर्टिकल लाइन, in that case in anti-elimination head and tail will be cis to each other in the resulting alkene product। तो अगर निकलने वाले ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट साइड में हैं, तो अगर आप इसमें एंटी एलिमिनेशन कराएंगे तो हेड और टेल इस बार आपको सिस पोजीशन में मिलेंगे। ठीक है, तो
आपने जो बेसिकली मेथड 3 में पहली लाइन लिखी थी ये उसका कन्वर्स है, ठीक है, उल्टा है। अब आप देखिए क्या E2 से कभी आपको सिस एल्कीन मिलता है, कभी आपको ट्रांस एल्कीन मिलता है, ठीक है। सिस कब मिलता है, ट्रांस कब मिलता है, ये आप देख पाएंगे। जैसे अगर आप ये सर्किल और स्क्वायर ब्रैकेट के टर्म्स में देखेंगे तो कभी मीजो था, कभी ये रेसमिक जैसा था, कभी आपको सिस मिला, कभी ट्रांस मिला, और यही वजह है कि हम लोग E2 को स्टीरियो स्पेसिफिक कहते हैं, ठीक है। इतने के साथ हम लोग अब चर्चा खत्म करते हैं E2 की। E2 ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा, ठीक है, डिटेल में पढ़ने लायक मैकेनिज्म है। सबसे कठिन भी यही है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आएंगे। अब अगला हम लोग पढ़ा जाए, अगला एलिमिनेशन जो कि है E1 एलिमिनेशन। इसका नाम E1 क्यों पड़ा? पहला, E stands for elimination and 1 stands for unimolecular। यूनिमोलिकुलर कहने का मेरा मतलब क्या है कि यहां RDS has molecularity 1। E1 एक 2 स्टेप रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, और ऐसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं करना चाहिए। ये आप केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ के आए हैं। फिर भी ऑर्गेनिक वाले इतना रूल रेगुलेशन नहीं मानते हैं और वो कहते हैं RDS हैज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ 1, इसीलिए मैं नाम रखूंगा E1। खैर, अब तो नाम पड़ गया, ठीक है। तो जो है वो यही है कि हाँ, इसका मॉलिक्यूलरिटी नहीं बताना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग कहेंगे कि RDS हैज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ 1, ठीक है। अगला बात किया जाए, क्योंकि 2 स्टेप का रिएक्शन है इसीलिए 2 ट्रांजिशन स्टेट होंगे और एक इंटरमीडिएट होगा। और यहां इंटरमीडिएट कौन होने जा रहा है? फिर से कार्बोकैटायन। क्योंकि कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है, इसका मतलब मौका मिलते ही वो रीअरेंज होने की कोशिश करेगा टू मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट 1-2 शिफ्ट से हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा। SN1 E1 दोनों में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बने हैं और वो रीअरेंज होंगे। कार्बन स्केलेटन भी चेंज होके आपको दिख सकता है। आगे चला जाए, देखा जाए ये 2 स्टेप के एलिमिनेशन रिएक्शन में हो क्या रहा है। देखिए यहां भी क्या होना है, ये X लिविंग ग्रुप, इसको बाहर निकलना है, और जहां से ये निकला उसको हम लोग कह दिया जाए अल्फा कार्बन, और बगल का कार्बन बीटा कार्बन, और उसी से ये हाइड्रोजन निकालेंगे हम, ठीक है। यहां हम लोग इस्तेमाल करेंगे वीक बेस का। क्यों वीक बेस का इस्तेमाल करेंगे, इसकी चर्चा अभी हम और आगे करेंगे। हीटिंग जरूर होगी क्योंकि एट हायर टेम्परेचर एलिमिनेशन इज फेवर्ड। फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको? फिर से एल्कीन। देखिए यहां हो क्या रहा है, यहां रिएक्शन है 2 स्टेप का। पहले स्टेप में क्या होगा, ये जो X या लिविंग ग्रुप है ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ बाहर निकल जाएगा। तो पहला स्टेप क्या है कि लिविंग ग्रुप पहले बाहर निकल जाए। हमने बात की थी कि 3 फंडामेंटल इवेंट्स होते हैं एलिमिनेशन में। लिविंग ग्रुप का बाहर निकलना, बेस का इस हाइड्रोजन को प्रोटॉन की तरह बाहर ले जाना, और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, ठीक है। यहां सबसे पहला काम क्या हुआ? सबसे पहला काम यह हुआ कि लिविंग ग्रुप बाहर चला गया। लिविंग ग्रुप क्योंकि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ बाहर गया है और इसीलिए यहां पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, कार्बोकैटायन बन गया, और यह कार्बोकैटायन रीअरेंज हो सकता है, में रीअरेंज। अगर रीअरेंज हो जाएगा तो रिएक्शन 2 स्टेप का नहीं होगा। SN1 में भी हम लोग ये बात कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन अगर मानिए रीअरेंज नहीं होता है, फिर क्या होगा? रीअरेंज अगर नहीं होता है तो यहां पे देखिए ये जो कार्बोकैटायन है, अब ये जो बीटा हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन यानी बीटा कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन, उसको बेस बाहर ले जाएगा। बेस उसको बाहर ले जाएगा किसके फॉर्म में? प्रोटॉन के फॉर्म में। यानी ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहीं रह जाएगा, ये इनफैक्ट मूव कर जाएगा यहां, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा।
अगर बात की जाए तो यहां जो स्टेप 1 है जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन है, ये जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन ही स्लो स्टेप है, आरडीएस है। तो स्टेप 1 जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन इज द आरडीएस। ठीक है, बिल्कुल SN1 रिएक्शन के तरह। अंतर क्या है? SN1 में कार्बोकैटायन बनने के बाद न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक कर देता है, इसीलिए हम यहां न्यूक्लियोफाइल ले ही नहीं रहे, हम क्या ले रहे हैं? बेस, क्योंकि मुझे अटैक कहां चाहिए? हाइड्रोजन पे। आप ध्यान दीजिएगा कि न्यूक्लियोफाइल और बेस तकरीबन एक ही जैसी चीजें हैं, लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी, काइनेटिक प्रॉपर्टी, बेस थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, एक में कार्बन पे अटैक, एक में प्रोटॉन पे अटैक या हाइड्रोजन पे अटैक। आप समझ रहे हैं कि क्यों मैंने यहां बेस शब्द का इस्तेमाल किया है, न्यूक्लियोफाइल का नहीं किया है? क्योंकि मुझे अटैक कहां चाहिए? मुझे अटैक चाहिए इस हाइड्रोजन पे। अगर यही न्यूक्लियोफाइल होता तो अटैक इस कार्बन पे हो जाता और ये इवन ना होके SN1 रिएक्शन हो जाता। ठीक है, आगे चला जाए। यहां देखिए हो क्या रहा है, इवन में सबसे पहले लीविंग ग्रुप डिपार्ट कर गया Lg- की तरह और फॉर्मेशन हो गया कार्बोकैटायन का, जो कि रीअरेंज हो सकता है। ठीक है, अब अगला सेकंड स्टेप जो है, ये फर्स्ट स्टेप या आरडीएस में ये काम हुआ, और फिर एंड देन इन सेकंड फास्ट स्टेप, एंड देन इन सेकंड फास्ट स्टेप क्या होगा? बेस आएगा और प्रोटॉन को लेके जाएगा। ध्यान दीजिए कि हम यहां लिख रहे हैं वीक बेस। ठीक है, हम इस बात की अभी आगे चर्चा करेंगे कि क्यों हम बेस को वीक कह रहे हैं। हमने ये बात कर ली कि क्यों हम बेस कह रहे हैं, क्यों न्यूक्लियोफाइल नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम इसको क्यों वीक कह रहे हैं इसकी चर्चा अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, देन वीक बेस एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, जाना जाए इवन रिएक्शन में हो क्या रहा है। इवन रिएक्शन रिक्वायर्स गुड लीविंग ग्रुप, क्योंकि लीविंग ग्रुप को ही पहले Lg- की तरह निकलना है। लीविंग ग्रुप अगर अच्छा नहीं होगा, वो Lg- की तरह नहीं निकलेगा, तो इवन रिएक्शन कैसे होगा? ठीक है, तो जो काम पहले होना है, क्योंकि Lg को Lg- की तरह बाहर निकलना है, इसीलिए लीविंग ग्रुप का अच्छा होना तो बहुत जरूरी है। अगला बात, रिएक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ करस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन। जो बात हमने SN1 में कही थी, ठीक है, क्योंकि हम ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी नहीं नाप पाएंगे, इसीलिए हम प्रॉक्सी का यूज कर रहे हैं, इंटरमीडिएट का, जो कि कार्बोकैटायन है, और यही वजह है कि हम कह रहे हैं रिएक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ करस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन। ठीक है, बिल्कुल SN1 की तरह यहां भी रिएक्टिविटी प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ करस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन की। अगला, यहां जो बेस है उसको प्रोटॉन निकालना है, वो सेकंड फास्ट स्टेप में है, वो आरडीएस तो है नहीं। ठीक है, और यही वजह है कि इवन रिएक्शन इज इनडिफरेंट। इनडिफरेंट यानी उसको फर्क ही नहीं पड़ता। इवन रिएक्शन इज इनडिफरेंट टू बेस स्ट्रेंथ एंड इट्स कंसंट्रेशन। इवन को फर्क नहीं पड़ता कि आपने कैसा बेस लिया है, उसका क्या कंसंट्रेशन लिया है, क्योंकि बेस का जो भी काम है प्रोटॉन निकालने वाला, वो तो सेकंड फास्ट स्टेप में हो रहा है। आपको अगर रिएक्टिविटी की बात करनी है तो केवल स्टेप 1 आरडीएस पे ही फोकस करना चाहिए। ठीक है, लेकिन बट सिंस इट्स कंपटीटर, इवन का कंपटीटर कौन है? E2। E2 को चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस इन लार्ज कंसंट्रेशन। E2 को स्ट्रॉन्ग बेस लार्ज कंसंट्रेशन में चाहिए, इसके कंपटीटर को ऐसा चाहिए, इसीलिए कहता है मैं तो उल्टा चाहता हूं, और इसीलिए कहता है हेंस वीक बेस इन स्मॉल कंसंट्रेशन फेवर्स इवन। ठीक है, फिर से वही बात, अगर आपको क्लास में फर्स्ट रैंक ले आना है तो दो काम कर सकते हैं आप, या तो सबसे ज्यादा पढ़ लीजिए, या दूसरा बाकी जो लोग पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने मत दीजिए। तो यहां भी यही काम है। इवन ने देखा कि मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ना कि कैसा आप जो है बेस लेंगे, उसका क्या कंसंट्रेशन लेंगे,
लेकिन मेरे कंपटीटर E2 को स्ट्रॉन्ग बेस लार्ज कंसंट्रेशन में चाहिए, इसीलिए क्यों ना हम उल्टा कंडीशन मांग लें। लास्ट पॉइंट, हायर टेम्परेचर फेवर्स एलिमिनेशन। ये हमने एलिमिनेशन की शुरुआत में ही पढ़ा था। तो हायर टेम्परेचर E1 E2 E1 CB जो भी होगा सभी को फेवर करेगा। हर तरह का एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर्ड होगा हायर टेम्परेचर पे। अगला चर्चा किया जाए रिएक्टिविटी का। तो रिएक्टिविटी ऑफ E1, आपको बढ़िया लीविंग ग्रुप चाहिए और यही वजह होगी कि जब RI, RBr, RCl और RF में कंपैरिजन आप कराएंगे तो आपको दिखाई देगा सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी RI की। RF ये तो तकरीबन E1 देगा ही नहीं, ठीक है। तो बेसिस क्या है इसका? लीविंग ग्रुप एबिलिटी। E1 रिएक्शन को भी बढ़िया लीविंग ग्रुप चाहिए। अगला बात किया जाए 3 डिग्री RX, 2 डिग्री RX, 1 डिग्री RX और CH3X में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी? 3 डिग्री RX की। क्यों? रीजन विल बी मोर स्टेबल करस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन। यहां भी रिएक्टिविटी को मतलब किससे होगा? करस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन से, ठीक है। कभी भी आप रीअरेंज कार्बोकैटायन को मत देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप गलती से भी रीअरेंज कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी मत देखिएगा, ठीक है। इसकी बात नहीं करनी है। हमेशा रिएक्टिविटी करस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन से आती है और जब प्रोडक्ट बनाना होता है तो हम रीअरेंज कार्बोकैटायन से बनाते हैं, ठीक है। तो ये बात एकदम दिमाग बैठा लीजिए, ये E1 SN1 दोनों के लिए, ठीक है, ट्रू है। CH3X की बात की जाए तो ये तो रिएक्शन ही नहीं शो करेगा। क्यों नहीं शो करेगा? क्योंकि यहां बीटा कार्बन ही नहीं है, बीटा हाइड्रोजन ही नहीं है। तो आप अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड कैसे बनाएंगे? एल्कीन बना ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो CH3X ये तो शो ही नहीं करेगा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, ना E2 ना E1। आगे चला जाए। क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन ये कॉमन है E1 और SN1 दोनों के साथ, ठीक है। तो कब एलिमिनेशन होगा और कब जो है वो सब्स्टिट्यूशन होगा? ऐसा हम सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो बेस भी होगा। ये बात अलग है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी एक अलग तरह की प्रॉपर्टी है, बेसिसिटी अलग तरह की प्रॉपर्टी है। एक काइनेटिक प्रॉपर्टी है, एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। एक में अटैक कार्बन पे होना है, एक में अटैक हाइड्रोजन या प्रोटॉन पे होना है। लेकिन दोनों के लिए कॉमन बात क्या है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो वो अटैक कर सकता है कार्बन पे भी और हाइड्रोजन पे भी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कार्बन पे भी अटैक हो सकता है जिसके पास पार्शियल पॉजिटिव या फॉर्मल पॉजिटिव है, या हाइड्रोजन पे भी हो सकता है जिसपे पार्शियल पॉजिटिव है जो कि प्रोटॉन की तरह निकल सकता हो। इसीलिए हमेशा डर बना रहेगा कि आप कराना चाहते हैं E1 कहीं SN1 न हो जाए, या आप कराना चाहते हैं SN1 कहीं E1 न हो जाए। और इन दोनों के बीच में डिटरमाइनिंग फैक्टर होगा टेम्परेचर। अगर आपने टेम्परेचर ज्यादा रखा है, लेट्स से एल्किल हैलाइड के केस में फॉर RX अगर आपने 50 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर रखा है तो E1 होगा, एलिमिनेशन होगा, क्योंकि हायर टेम्परेचर पे एलिमिनेशन होता है। और अगर आपने रूम टेम्परेचर रखा है या उससे कम टेम्परेचर रखा है तो SN1 होगा, ठीक है। तो डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? डिटरमाइनिंग फैक्टर विल बी टेम्परेचर, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि E1 को वीक बेस चाहिए और SN1 को वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए, और जो वीक न्यूक्लियोफाइल है वो वीक बेस भी होगा, ठीक है। ज्यादातर केसेस में जो वीक बेस है वो वीक न्यूक्लियोफाइल भी होगा, ठीक है। अब समझा जाए कि ये जो E1 रिएक्शन है ये काफी रेयर है, ठीक है। कुछ ही जगहों पे आपको दिखाई देगा
कि इवन रिएक्शन विल गिव द मेजर प्रोडक्ट। इवन रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट क्यों नहीं दे पाता है, 2 मिनट इस बात को कर लिया जाए। देखिए, इवन रिएक्शन में आपको बेस तो लेना है, लेकिन बेस को स्ट्रांग नहीं होना चाहिए। अगर बेस स्ट्रांग हो गया तो E2 का खतरा है, E2 हो जाएगा। टेम्परेचर आपका अगर सफिशिएंटली ज्यादा नहीं हुआ तो उस केस में SN1 कंपीट कर जाएगा एलिमिनेशन पे। ध्यान दीजिए कि जब हम लोग बात करते हैं इवन रिएक्शन की तो हम देखते हैं पहला स्लो स्टेप RDS है, कार्बोकैटायन का जनरेशन, जो कि कॉमन है SN1 के साथ। ठीक है, इसका मतलब अगर आप इवन रिएक्शन को देखें तो यहां पहला स्टेप जो कि SN1 के साथ कॉमन है वो है जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। और एक बार अगर कार्बोकैटायन जनरेट हो गया तो अगर आपने कोई भी बेस लिया H2O लेट्स से, तो ये न्यूक्लियोफाइल भी है, वीक बेस है, वीक न्यूक्लियोफाइल भी है। और देखिए कार्बन पे तो फॉर्मल पॉजिटिव है, जबकि ये जो हाइड्रोजन है इस पे तो सिर्फ पार्शियल पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो प्रोटॉन को, ठीक है, इस हाइड्रोजन जिस पे पार्शियल पॉजिटिव है उस पे अटैक करने की जगह हमेशा ये खतरा होगा कि कहीं ये फॉर्मल पॉजिटिव जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी है कार्बन पे अटैक ना कर दे। हमेशा ये डर होगा कि ये अटैक यहां प्रोटॉन पे ना होके कहां हो जाए, कार्बोकैटायन पे हो जाए और रिएक्शन इवन की जगह SN1 ना हो जाए। यही वजह है कि SN1 बहुत सीरियस कंपटीटर है इवन का। ठीक है, तो ये एक और वजह है कि क्यों हमारा इवन रिएक्शन जो है वो क्यों काफी रेयर है। अब क्योंकि इवन काफी रेयर है तो कुछ एग्जांपल्स पढ़ लिए जाएं, कुछ ऐसे रिएक्शन जहां इवन होता है। ठीक है, इनकी संख्या काफी कम है। यह होता है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के केस में। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब डी मतलब माइनस, हाइड्रोजन यानी H निकलना चाहिए, हेलोजिनेशन यानी X निकलना चाहिए। यानी वही एग्जाम्पल जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं। ठीक है, कि किसी एल्किल हैलाइड से ये हाइड्रोजन और ये हेलोजन, ठीक है, निकल जाएगा अल्फा और बीटा कार्बन से, एडजेसेंट कार्बन से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, पहले हेलोजन निकल जाएगा X माइनस के फॉर्म में, कार्बोकैटायन बन जाएगा और फिर ये हाइड्रोजन प्रोटॉन की तरह एब्स्ट्रैक्ट होगा। अगला डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, और तीसरा पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ठीक है, ये दोनों हम लोग आगे कवर किया जाएगा। ठीक है, एक अंत में क्वेश्चन कर लिया जाए डीहाइड्रोहेलोजिनेशन पे। ठीक है, यहां देखिए हमने वीक बेस और साथ ही साथ ये वीक न्यूक्लियोफाइल भी हैं, वीक बेस और वीक न्यूक्लियोफाइल को लिया है। ठीक है, हमने जो RX लिया है वो जानबूझ के ऐसा लिया है कि जो बनने वाला कार्बोकैटायन हो वो स्टेबल हो। ठीक है, और साथ ही साथ आप देखिए हमने टेम्परेचर भी ज्यादा लिया है, हीटिंग का उपयोग किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप SN1 ना कराइए, आप इवन कराइए। ठीक है, देखा जाए अगर ये इवन रिएक्शन है, सबसे पहले इस हिंट के साथ आपको ये बात समझनी होगी इवन रिएक्शन क्यों है। तो इवन रिएक्शन का हिंट क्या है, हिंट है सबसे पहले 3 डिग्री RX। ठीक है, ताकि आपका जो R+ बने वो स्टेबल हो। दूसरा हिंट क्या है कि आपने वीक बेस लिया है। ध्यान दीजिएगा, ये वीक बेस होने के साथ साथ वीक न्यूक्लियोफाइल भी है, H2O और ROH। फिर अगला हिंट क्या है कि आपको हीटिंग दिया है, यानी टेम्परेचर हाई दिया है, जो कि इवन को फेवर करेगा और SN1 को फेवर नहीं करेगा। ठीक है, तो हायर टेम्परेचर जो है वो
फाइनली डिक्टेट करेगा कि ये रिएक्शन इवन होगा, SN1 नहीं होगा। ठीक है, वरना ये जो पहले दो हिंट हैं, क्योंकि जो वीक बेस है वो वीक न्यूक्लियोफाइल भी है और कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ये तो SN1 के साथ कॉमन है। तो अगर इतना सब हिंट के साथ आप समझ गए कि ये इवन रिएक्शन है तो जल्दी से इसको कर लिया जाए। इवन रिएक्शन में करना क्या है, कार्बोकेटाइन बनाना है, CH3 थ्राइस C प्लस कार्बोकेटाइन आपने बना दिया। ठीक है, कार्बोकेटाइन बना दिया तो अगला स्टेप क्या होगा कि यहां आप, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, CH3 ट्वाइस C प्लस और एक CH3 और इसको भी CH2H। ठीक है, ये जो अल्फा कार्बन है वहां से ब्रोमीन चला गया और ये जो बीटा कार्बन है अगले स्टेप में ये हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा, कौन, वीक बेस, जो कि होगा वाटर या ROH। इसको बाहर लेके चला गया एंड यू विल गेट द फाइनल प्रोडक्ट एज CH3 ट्वाइस C डबल बॉन्ड CH2। तो ये एल्कीन मेरा फाइनल प्रोडक्ट होगा। एक बार फिर से आपको सिखाएं कि क्यों हमें पता चला कि ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। जवाब है टेम्परेचर। ठीक है, जब आपको हीटिंग दिया है तो सबसे पहले दिमाग में ये बात समझ में आनी चाहिए कि एलिमिनेशन का चांस बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड दिया है। ठीक है, कार्बोकेटाइन स्टेबल होने जा रहा है, वीक बेस दिया है इसलिए इवन, स्ट्रॉन्ग बेस दे दिया होता तो यही E2 हो जाता, टेम्परेचर अगर कम कर दिया होता तो यही SN1 हो जाता। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट इवन रिएक्शन। थैंक यू।